हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चे, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ जिसका नाम है चांद बाबू। पाठ परिचय। बालावस्था में अक्सर बच्चे रूप रंग कटकाठी को लेकर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। चांद नामक बालक के साथ भी ऐसा ही होता है। दोस्तों के दुर्व्यवहार से वह दुखी और परेशान रहता था, किंतु अंत में उसे समझ में आ जाता है कि उसकी इस समस्या का समाधान केवल उसके अपने ही पास है। तो कैसे उसे आभास होता है कि उसकी ये जो समस्या है उसका समाधान उसके ही पास है, और कैसे वो इस समस्या को समाधान करता है, ये हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। उसके साथ के बच्चे तालियां बजा बजा कर उसका मजाक उड़ाते। आहा, यह देखो, यह है चांद बाबू, काला काला चांद बाबू। कोई कहता इसको तो कहना चाहिए भालू बाबू, कोई कहता इसका नाम होना चाहिए था काला बाबू, कोई कहता इसे पुकारो तारकोल का डिब्बा, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। इस कदर मजाक उड़ाते सब बच्चे कि वह रो देता। मास्टर साहब से शिकायत करते करते वह थक चुका था। शुरू में मास्टर साहब बच्चों को डांटते, उनको सजा भी देते, मगर चांद बाबू को सताने का सिलसिला चलता ही रहा और वह रोज का किस्सा हो गया। बेचारा अजू उर्फ चांद बाबू अम्मा के कितने प्यार से उसको पुकारना शुरू किया था, चांद बाबू। फिर यह उसका नाम हो गया। सभी उसे चांद बाबू पुकारने लगे, मगर मजाक उड़ाने से भी ना चूकते। भाई रंग तो काले कौवे जैसा और नाम चांद बाबू। वाह, अब यह तो कोई अम्मा के दिल से पूछता कि चांद उनकी आंखों का तारा था। वे जब लाड़ में आती तो उसके हजारों नाम ले डालती, मेरा चांद बेटा, मेरे घर का उजाला। और वह अम्मा के मुंह से वे नाम सुन सुनकर फूला न समाता, मगर जब आईना देखता तो लगता दूसरे लोग जो कहते हैं कालू भालू कौवा काला, काला भुजंग, वह सच है, और अम्मा जो कहती है चांद और सूरज वह गलत है। गौर से वह खुद को देखता तो रोना आ जाता। काला रंग, हल्के हल्के चेचक के दाग, छोटी छोटी आंखें, चपटी नाक, मोटे मोटे होठ, सीधे सीधे दांत जैसे बाल। वह किसी तरफ से चांद ना लगता। गुस्सा आ जाता उसको। अम्मा से कहता, अम्मा आप गलत कहती हैं, मैं चांद नहीं हूँ, मैं काला हूँ, काला भालू, काला कौवा। और वह रोने लगता तो अम्मा उसको बाहों में भरकर अपने ममता भरे सीने से लगा लेती और कहती, बकने दो, सबके सब अंधे हैं, कोई मेरी नज़र से देखे कि कितना खूबसूरत है। सचमुच वही सब कुछ था अम्मा के लिए। छोटा सा था जब उसके पिता का स्वर्गवास हो चला। पिता की पेंशन मिलती थी, छोटा सा घर था, ज़्यादा खर्चा भी ना था। बस चांद बाबू और अम्मा। माँ ने सारा गम भुला दिया। अब उनको बस यही फिक्र थी, यही ख्वाहिश थी कि चांद बाबू पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पर नौकरी करे, वे उसकी शादी कर दे, घर बसा दे, फिर आराम से बैठकर भगवान भजन करे। अब अगर वह काला पैदा हुआ तो उसकी क्या गलती थी, जैसा भगवान ने बनाया बन गया। मगर इसके साथ के बच्चे उस पर हंसते, उसको अपने साथ यह कहकर ना खिलाते, भाई हम सब गोरे गोरे साफ रंग के बच्चे, अगर तुम्हारी कालिक हमारे लग गई तो हम भी काले हो जाएंगे। वह बेचारा ना किसी के साथ खेल पाता, ना किसी के साथ हंस बोल पाता, बस घर में या अम्मा से बातें करता या फिर अपने मिट्ठू मियाँ से, जो उसे बड़े प्यार से पुकारते चांद बाबू। एक दिन स्कूल में लड़कों ने उसको इतना सताया, इतना मजाक उड़ाया कि वह अपना बस्ता वहीं छोड़कर भाग निकला। घर नहीं गया कि अम्मा पूछती, इतनी जल्दी क्यों वापस आ गया, और जब वह बताता तो उसको समझाने बैठ जाती। इसी डर से वह घर नहीं गया। स्कूल से बहुत दूर एक बगीचे में जहाँ गुलमोहर का पेड़ लगा था और खूब फूल खिले थे बैठ गया, और दरख्त की शाखों पर फुदकती उड़ती चहकती चिड़ियों को देखने लगा। ठंडी ठंडी हवा और गुलमोहर की प्यारी प्यारी छाँव में उसको नींद आने लगी। वह बेंच पर सो गया। फौरन ही नींद की परी छम से उतरी और
उसको अपने खूबसूरत परों में उड़ाकर परिंदों के देश ले गई। अब वहाँ उसे कोई चिढ़ाने वाला ना था, ना सताने वाला। उसके आसपास परियों के प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, दौड़ रहे थे। उनके नरम नरम चमकीले पर हवा में फहरा रहे थे। उन्होंने चांद बाबू को भी अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। चांद बाबू ने झेंप कर कहा, मैं तो बहुत काला हूँ, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगूंगा। सारे बच्चों ने उसे घेर लिया और प्यार से कहने लगे, अरे वाह, कौन कहता है तुम काले हो, इतने प्यारे तो हो तुम। आओ चलो हम सब मिलकर खेलें। चांद बाबू कुछ देर तो जरा डरा डरा सा रहा, मगर जब उसने देखा कि वे सब तो बहुत प्यार से उसको बुला रहे हैं तो उसकी सारी झिझक और डर दूर हो गया। वह उन सबके साथ दौड़ने लगा, खेलने लगा, हंसने लगा, उछलने कूदने लगा। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। जब सब खेलते दौड़ते थक गए तो साथ बैठकर सबने खाना खाया। खा पीकर सब बातें करने लगे। एक बच्चे ने पूछा, चांद बाबू तुम तो पढ़ते होंगे? चांद बाबू ने कहा, हाँ पढ़ता हूँ। फिर उसने अपनी माता जी की खूब बातें की, अपने घर का सारा हाल बताया और उन सब बच्चों की बातें भी बताई जो उसको सताते और चिढ़ाते थे, भालू और कालू कहते थे। एक प्यारा सा बच्चा कहने लगा, चांद बाबू तुम उन बच्चों की बात का बिल्कुल बुरा ना माना करो, ना रंज किया करो। तुम इतना असर लेते हो इसलिए वे लोग और शेर हो गए हैं। तुम बिल्कुल बेपरवाह होकर जाओ, किसी बात का बुरा ना मानो, वे जो कहें कहने दो, हंसे हंसने दो, पढ़ने लिखने में दिल लगाओ, बजाय इसके कि इन बातों के बारे में सोचो कूड़ो। देखो चांद बाबू, तुम तो अपनी माँ के अकेले सहारे हो। वह तुम्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा और बड़ा आदमी बनाना चाहती है। अब अगर तुम इन सब बेकार बातों में पड़े रहे तो तुम्हारी माँ का दिल तो टूट जाएगा। चांद बाबू तुम सब कुछ भूल जाओ और पढ़ने लिखने में लग जाओ। वह एकदम चौंक उठा। शाम हो गई थी और उसकी अम्मा उसके पास खड़ी पुकार रही थी, मेरा चांद मेरा लाल उठ घर चल। चांद बाबू उठा और अम्मा से लिपट गया। कितनी अच्छी कितनी प्यारी थी उसकी अम्मा। वह स्कूल से घर ना पहुंचा तो घबराकर उसको ढूंढने निकल पड़ी, जाने कहाँ कहाँ ठोकरें खाती फिरी। जब चांद बाबू उनको एक पेड़ के नीचे सोता दिखाई दिया तब उनकी जान में जान आई। उनको मालूम था कि वह स्कूल से क्यों भागा है। वह उस दुख के बारे में जानती थी। चांद बाबू को साथ लेकर वह घर आई, बड़े प्यार से समझाती रही, बिल्कुल वही बातें जो सपने वाले बच्चे ने समझाई थी। चांद बाबू ने अम्मा को सपने के बारे में बताया तो वह बोली, देखो चांद बाबू, यह भगवान ने एक इशारा दिया है, अब तुम ऐसा ही करो। चांद बाबू का दिल बड़ा हल्का फुल्का सा हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसके मन से बोझ उतर गया हो। उसने अम्मा से वायदा किया कि अब से किसी से नहीं डरेगा, ना किसी के मजाक का बुरा मानेगा, ना रोएगा, ना अपनी जान कुड़ाएगा, बल्कि खूब पढ़ेगा, अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगाएगा। साथ के लड़के उसको नहीं खिलाते ना खिलाएं। खेलने के बजाय अगर वह इतना वक्त अपना सबक याद करने में लगा दे, सवाल हल करने में लगा दे या किसी अच्छी सी किताब को पढ़ डाले तो उसको कितना फ़ायदा होगा। बस दिल में वह यही ठान कर सो गया। सुबह उठा तो जैसे वह दूसरा ही चांद बाबू था। खा पी कर नहा धोकर तैयार होकर स्कूल आया। बच्चों ने मजाक उड़ाया, उसके कार्टून बना बनाकर हवा में उड़ाए, उसको भालू कहा, खूब कह लगाए, मगर उसके कान पर जूं ना रेंगी। वह मुस्कुराता रहा और पढ़ता रहा। आधी छुट्टी में भी वह बाहर ना निकला। अम्मा का दिया हुआ एक पराठा अचार खाकर उसने अपनी बोतल से पानी पिया और पढ़ने लग गया। शाम को वह बहुत खुशी खुशी घर आया। अम्मा भी खुश थी। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, ढेर सारे दिन गुजर गए। स्कूल के बच्चे और दूसरे वे शैतान बच्चे जो उसको सताकर मज़ा लेते थे, उसका यह अंदाज देखकर अपना अपना मुंह लेकर रह गए। मज़ा तो तब आता था जब वह रोता था, स्कूल से भागता था, मास्टर साहब से शिकायत करता था। अब क्या मज़ा आए कि जिसने जो कहा ऐसा लगा उसने सुना ही ना हो। पढ़ना और पढ़ते रहना, मास्टर साहब के हर सवाल का सही जवाब देना, हर सबक को फर सुन देना, सारा होमवर्क पूरा करके लाना। मास्टर साहब भी उसकी पीठ ठोकते,
बड़े प्यार से उसको पुकारते चांद बाबू। अब उनके चांद बाबू पुकारने पर लड़के हंस ना पाते। फिर उसे ऐसा लगा जैसे वक्त पर लगाकर उड़ने लगा हो। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया, डर भाग गया। अब धीरे धीरे उसकी प्रतिभा और शांत स्वभाव से सभी प्रभावित होने लगे। शिक्षण निर्देश छात्रों को समझाएं कि हमें किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसके गुणों को अपनाने और उसकी योग्यता को परखने का प्रयास करना चाहिए। तो हम सब जो हैं वो किसके बेटे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। तो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ का, बनाई हुई वस्तु का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम सबको एक समान समझना चाहिए। किसी के रंग पे, किसी के मोटापे पे, किसी की भद्रता पे अगर हम जाएंगे तो ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती है। तो हमें किसी के रंग रूप, किसी के मोटापे या किसी के आकार वगैरह पे टिप्पणी नहीं कसनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शब्द पोटली। छांव का अर्थ होता है छाया, शैडो। रंज का अर्थ होता है दुख, सौरो। भुजंग सांप, स्नेक गम, दुख, ग्रीव। कान पर जूना रेंगना, कोई असर ना होना, एफर्टलेस। अपना मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना, टू बी अशेम्ड। आंखों का तारा, बहुत प्यारा, लवली। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, पैट ऑन द बैक। फूला न समाना, बहुत अधिक खुश होना, वेरी हैप्पी। ख्वाहिश, इच्छा, डिजायर। सबक, पाठ, लेसन। दरख्त, पेड़, ट्री। शाखों, टहनियाँ, ब्रांचेस। प्रतिभा, योग्यता, एबिलिटी। अब आते हैं बच्चों इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए। चांद की विविध अवस्थाएं हमें कैसे विविध व परिवर्तन को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चांद की क्या होती हैं? विविध अवस्थाएं होती हैं, उसके अलग अलग क्या होते हैं? फेजेस होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में वो कैसे आपको प्रेरित करती हैं ये आपको बताना है। दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी आपको बताना है। अगर आप दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरों के प्रति सम्मान व सहानुभूति के मूल्य कैसे हमें दुर्व्यवहार से बचने में मदद कर सकते हैं। तो हमें दूसरों के लिए सम्मान रखना चाहिए, अपने मन में सहानुभूति रखनी चाहिए, चाहे वो इंसान जैसा भी हो। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइड में आपको बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं ABCD। तो आपको प्रश्न पढ़ना है और सही विकल्प जो होगा उसी को आपको रंगना है। अज्जू को अम्मा क्या कहकर पुकारती थी? तारा बाबू, सुंदर बाबू, सोना बाबू या फिर चांद बाबू। तो आपने पढ़ा ये क्या कहकर बुलाती थी? बिल्कुल सही, चांद बाबू कहकर बुलाती थी। तो आप D वाले गोले को रंगेंगे अच्छे से। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प वाले गोले को अच्छे से रंगेंगे। अगला है रिक्त स्थान भरिए। मास्टर जी से डैश करते करते वह थक चुका था। तो क्या करते करते वह थक चुका था? शिकायत करते करते वह थक चुका था। ठीक है, बाकी के रिक्त स्थान भी आप इसी प्रकार भरेंगे। कहानी के अनुसार वाक्यों को क्रमानुसार लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को ऊपर नीचे करके लिखा गया है, आपको इनको सही क्रम में लगा करके लिखना है। चौथा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे चांद बाबू को क्या क्या कहकर बुलाते थे? तो वो उसको काला कौवा, काला भालू, इस प्रकार के जो शब्द है, इस प्रकार के नामों से उसे पुकारा करते थे। क्यों? क्योंकि उसका जो रंग था वो सांवला था, काला था। इसी प्रकार बच्चों आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्कूल से बहुत दूर एक बगीचे में जहां गुलमोहर का पेड़ लगा था और खूब फूल खिले थे, बैठ गया और दरख्त की शाखों पर फुदकती उड़ती चहकती चिड़ियों को देखने लगा। ठंडी ठंडी हवा और गुलमोहर की प्यारी प्यारी छाँव में उसको नींद आने लगी। वह बेंच पर सो गया। फौरन ही नींद की परी छम से उतरी और उसको अपने खूबसूरत परों पर उड़ाकर परिंदों के देश ले गई। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, गुलमोहर का पेड़ कहाँ लगा था? गुलमोहर का पेड़ उसके स्कूल के पास एक बगीचा था, वहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से आप पाठांश पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पाठ से आगे की बात। चांद की सुंदरता को देखकर आप किन सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं? तो चांद में बच्चों सुंदरता होती है, शीतलता होती है, वो हमें एक तरह से अमृत प्रदान करता है। ठीक है, एक शांति से हमें मिलती है। तो इन्हीं मूल्यों के बारे में आप बताएंगे।
क्या आप मानते हैं कि चांद की सुंदरता ने अपनी नैतिक सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित किया है? तो आप मानते हैं कि जो चांद की सुंदरता है उसने आपकी भी नैतिक सोच को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है? तो आप सोचकर बताइएगा। दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार को रोकने के लिए विद्यालय या कार्यालय पर किस प्रकार के प्रबंधन और नीति बनाने की आवश्यकता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि विद्यालय में ऐसे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते जो रंग के काले होते हैं, या वो मोटे होते हैं, या हो सकता है उनका एक आंख ना हो या उनका एक हाथ ना हो। तो ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चे जो हैं वो बहुत चिढ़ाते हैं। तो इसमें विद्यालय या कार्यालय या जो प्रबंधन होता है उनको कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए। भाषा के रंग संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे रमेश कक्षा 6 में पढ़ता है, रमेश पढ़ने में होशियार है। इस वाक्य में रमेश कक्षा 6 में पढ़ता है, वह पढ़ने में होशियार है उपयुक्त वाक्य है। संज्ञा की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द भाषा को सुंदर बनाते हैं। इनके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक: उत्तम पुरुष, मैं, हमसे संबंधित, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें आदि। मध्यम पुरुष: तू, तुम, आपसे संबंधित, तुझे, तुमसे, तेरा, आपका, तुम्हें, तू आदि। अन्य पुरुष: वह, वे से संबंधित, वे, उनका, उन्हें, उसको, उनके लिए आदि। निश्चयवाचक: दूर पास की वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत, यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक: किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, कोई, कुछ। संबंधवाचक: किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग, जो, सो, जिसकी, उसकी। प्रश्नवाचक: प्रश्न का बोध कराने के लिए, कौन, क्या, कब, कहाँ, किसको, किसकी। निजवाचक: उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराने के लिए, खुद, स्वयं, अपने आप। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम रेखांकित करके भेद लिखिए। तो पहला है, इसे पुकारो तारकोल का डब्बा। तो यहाँ पे इसे जो है ये क्या है? ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और यहाँ पे पुरुषवाचक कौन सा पुरुषवाचक? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ये है। इसी प्रकार से आप बाकी वाक्यों में सर्वनाम ढूंढ करके उनका भेद बताएंगे। दूसरा, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कान पर जूं ना रेंगना मतलब कोई असर ना पड़ना। मैंने उसे बार बार होमवर्क करने को कहा, गृह कार्य करने को कहा, पर उसके कान में जूं तक नहीं रेंगी। इसी प्रकार से आप फूला ना समाना, ठोकरे खाना, आंखों का तारा, इन मुहावरों के आप अर्थ बताकर इनके वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आओ दोहराएं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान के लिए को देने के अर्थ में अपादान से संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। अब निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग करके कारक का भेद भी लिखिए। तो पहला है, चांद उनकी आंखों डैश तारा था। चांद उनकी आंखों का तारा था। तो यहाँ पे क्या है? संबंध कारक है, संबंध बता रहे हैं कि वो उनकी आंखों का तारा था। इसी प्रकार से आप बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और उनके कारक का भेद भी बताएंगे। बच्चों की सभा। लेखन करें। मुसीबत से डरकर कायर भागते हैं विषय पर साधारण प्रकाश डालते हुए विद्यालय की पत्रिका के लिए रोचक लेख लिखिए। तो इस विषय पे आपको क्या करना है? उदाहरण सहित आपको लेख लिखना है। जब बच्चे चांद बाबू को सताते व चिढ़ाते थे तो उसके मनोभाव क्या रहते होंगे? उसकी ओर से किसी एक दिन की डायरी लिखिए। तो आप सोचो कि आप चांद बाबू है, या आपको चांद बाबू के जो उसको जब चिढ़ाते थे उसके मनोभावों को आपको एक डायरी में लिखना है। भाषण दे। इस विषय पर प्रार्थना सभा में कक्षा में 2 मिनट का एक संभाषण प्रस्तुत करें। ठीक है। सामूहिक गतिविधि। कहानी का नाट्य रूपांतरण करके शिक्षक की सहायता से मंच पर अभिनीत कीजिए। अपनी इच्छा से कुछ पात्र और संवाद भी जोड़िए।
संकेतों की सहायता से छोटे छोटे समूह बनाकर परस्पर सहयोग से प्रस्तुति की पूरी प्रक्रिया को रूप दीजिए। मंचन से पूर्व हस्त निर्मित निमंत्रण पत्र बनाकर प्रधानाचार्य तथा अन्य शिक्षकों को दीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस कहानी का आपको नाट्य रूपांतरण करना है। जैसे एक बच्चा उसमें चांद बाबू बनेगा, बाकी बच्चे उसका क्या कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। तो इसका आपको नाट्य रूपांतरण करना है, लेकिन उससे पहले मंचन करने से पहले आपको इसका जो हैंड रिटन एक निमंत्रण होता है वो आपको अपने प्रिंसिपल को भेजना है, दूसरे आपके जो भी शिक्षक है उनको भेजना है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर